नमस्कार। आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे सवालों का सामना करेंगे जयपुर मेट्रो के सीएमडी श्री निहाल चंद गोयल। गोयल साहब, आपका स्वागत। धन्यवाद। बड़ा सादा सा सवाल है जी, हमारी जयपुर मेट्रो कब चलेगी? जयपुर मेट्रो इसी वर्ष चलेगी, दिसंबर से पहले चलेगी। अभी हमारी जो योजना है उसके हिसाब से कुछ सेफ्टी के जो सर्टिफिकेशन का काम है वो बाकी है। आम लोगों में कुछ एक ये धारणा हम लोगों में बनती जा रही है कि जो ये मेट्रो डिले हो रही है ये चेंज ऑफ गवर्नमेंट की वजह से है, इसका सेफ्टी से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ये आपका कहना मुझे सही नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इसमें सेफ्टी की एक बहुत लंबी प्रक्रिया है जो करीब हम पिछले 2 साल से उसको शुरू किए हुए हैं और अब उसमें करीब 2 महीने का काम बचा हुआ है। छोटा सा एग्जांपल देंगे आप जिससे कि हम समझ सकें? देखिए, सबसे पहले तो हमें इसका जो सिविल स्ट्रक्चर है, जो ट्रैक है, जो बिजली की लाइनें हैं, जो सिग्नल टेलीकॉम का सिस्टम है, उसका हर एक सिस्टम का RDSO लखनऊ, जो भारत सरकार के रेल मंत्रालय का एक संस्थान है, रिसर्च डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, उससे अप्रूव कराने पड़ते हैं। तो करीब साल से 6 महीने का समय उसमें लगता है। उनकी अनेक तरह की क्वेरीज होती हैं, वो देखते हैं कि इस सिस्टम के लगने से कोई खतरा किसी भी पैसेंजर को नहीं होना चाहिए। सही बात है। उसके बाद इसमें फायर सेफ्टी की बात है, तो हम चीफ सेफ्टी फायर ऑफिसर से हर एक स्टेशन का फायर क्लियरेंस लेते हैं। अच्छा, वो हर एक स्टेशन का अलग लेना पड़ता है। फिर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर है, तो जितने भी हमारा 25,000 वोल्ट का इसमें करंट रहेगा तो उससे किसी को कोई जनहानि नहीं हो, उस दृष्टि से एक इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। तो वो हर चीज़ को देखता है कि बिजली के लिहाज से ये सुरक्षित है कि नहीं। और ये सब काम होने के बाद एक कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी जो मुंबई में बैठते हैं, वो फिर अपना अंतिम इंस्पेक्शन करते हैं कि इसमें लिफ्ट, एस्केलेटर से लेकर फायर सेफ्टी, सिविल का जो काम है, प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में किसी का पैर नहीं फंसेगा, ट्रेन के सिग्नल में कोई गड़बड़ नहीं होगी जिससे कि 2 ट्रेन टकरा जाएं। तो ये A to Z वो पूरा सेफ्टी का इंस्पेक्शन करते हैं। वो सेफ्टी कमिश्नर 2 या 3 बार पहले आ चुके हैं और उन्होंने हमारा जो रोलिंग स्टॉक है, जो डब्बे हैं, उनको प्रमाणित किया है कि ये बिल्कुल सेफ है और रेलवे बोर्ड को उसकी अपनी सिफारिश भेज दी है। रेलवे बोर्ड से हमें स्वीकृति प्राप्त होने में महीना 1.5 महीने का समय लग सकता है। उसके बाद फिर वो आके और यहाँ 10-5 दिन रुक के और बाकायदा हर सिचुएशन को देखेंगे और उसके हिसाब से संतुष्ट होने के जो भी उस टाइम पर होंगे, क्योंकि हाल ही में जो अभी हैं वो शायद रिटायर हो रहे हैं, लेकिन जो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक संस्था है, ये तो एक पोस्ट है, एक संस्था है। तो जो भी हमारे कमिश्नर रेलवे सेफ्टी होंगे वो आएंगे और जब वो 100% संतुष्ट होंगे तब हमें सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इन पूरी प्रक्रियाओं में हमें करीब 2-2.5 महीने का समय लग सकता है। इसलिए मैंने सर, कहा कि मैं तो ये समझूं कि आप 2.5 की जगह चाहे 3 महीने लीजिए, लेकिन हम लोग ये आश्वस्त हैं कि हमारी सेफ्टी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और वो सबसे जरूरी है। तो हम किसी दबाव में या किसी जल्दबाजी में उसको शुरू नहीं करना चाहते हैं। जब पूरी तरह हम संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसके भी सवालों का आपने 2013 में सामना करा है कि पिछली सरकार आप पे दबाव डाल रही है कि जल्दी से जल्दी इसको स्टार्ट कर दिया जाए जिससे कि कुछ उसमें चुनाव में फ़ायदा हो सके। ऐसा कुछ भी नहीं था। जबकि देखिए, हम अपना काम बाकायदा कानून कायदे के हिसाब से कर रहे हैं और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कर रहे हैं, लेकिन सेफ्टी से कंप्रोमाइज़ करके या क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करके कोई काम ना हमने पहले किया है ना अब कर रहे हैं। जो ये हमारी पहली लाइन है जी, मानसरोवर से लेके चांदपोल तक, इसको पिंक लाइन नाम दिया, ये हमारी करीब दिसंबर तक स्टार्ट हो जाएगी। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप हमें जानकारी देंगे, कितने स्टेशन हैं और कितनी ट्रेन चलेंगी, कितने कितने समय के गैप पर चलेंगी, ये सब चीज़ें क्या डिसाइड हो गई हैं, ये बाद में होती हैं? ये हम ट्रेन चलाने से करीब 45 दिन पहले ये सब चीज़ें तय करेंगे, टाइम टेबल उसका घोषित करेंगे और कहाँ रुकेगी, कितनी देर रुकेगी, किस प्रकार सुबह किस टाइम सेवाएं शुरू होंगी, रात को किस टाइम ख़त्म होंगी। तो ये पूरा विस्तृत कार्यक्रम जनता को बताया जाएगा। एक में करीब कितने लोग आ जाएंगे जी? एक ट्रेन में 1000 से लेके और 1300 लोग एक ट्रेन में आते हैं। 4 डब्बों की एक ट्रेन होगी और एक डब्बे में 250 लोग के करीब आ जाते हैं। जी हाँ, 250 के 300 के करीब आ जाते हैं। जो मेरे भाई बहन रोज़मर्रा सफ़र करते हैं, चाहे वो साइकिल से करते हैं, चाहे वो पैदल करते हैं, चाहे ये अपनी छोटी छोटी प्राइवेट बसेस और इनमें ठूस ठूस के भर के ट्रैवल करते हैं, इनके लिए आप खास ध्यान रखेंगे कि भाई ये किराया ऐसा हो कि इनको सहूलियत मिले? हाँ, देखिए, मेट्रो का किराया अभी हमने तय नहीं किया है, लेकिन ये बात निश्चित है कि जो भी हम किराया तय करेंगे वो ऐसा होगा जिसको आम व्यक्ति, आम पैसेंजर, आम जनता उसको
आसानी से अफोर्ड कर सके। अदरवाइज मेट्रो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेट्रो एक आम आदमी का साधन है और आम जनता जो मिनी बस में चलती है, साइकिल पे चलती है, वो इसका मुख्य टारगेट है। तो जो मिनी बस में आपने कहा कि मिनी बस में भेड़ बकरी की तरह से बहुत दुख होता है के जो चलते हैं, वो हमारा प्रथम टारगेट है। जो साइकिल से चलते हैं वो हमारा प्रथम टारगेट है। उसके बाद फिर आता है जो अपने स्वयं के 2 व्हीलर्स को लेके, जयपुर में, पूरे इंडिया में किसी भी शहर में इतने 2 व्हीलर्स नहीं हैं जितने जयपुर में हैं। इसमें पहला स्थान है जयपुर का। तो इन व्यक्तियों को अगर एक अच्छा साधन मिलेगा, रिलायबल और सस्ता साधन मिलेगा, तो मैं समझता हूँ वो निश्चित रूप से उपयोग करेंगे और वो हमारा दूसरा मुख्य टारगेट। तो कहीं ना कहीं देश की जो फ्यूल कंजप्शन है थोड़ी बहुत नीचे आएगी। राजस्थान की तो आ जाएगी जी, थोड़ी सी तो नीचे आएगी। फ्यूल कंजप्शन भी आएगी और प्रदूषण का स्तर भी इससे कम होगा। बिल्कुल सही है। मेट्रो में ओवरक्राउडिंग नहीं हो, इसके लिए क्या अरेंजमेंट होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ती हुई जनसंख्या ने आज जहाँ पर एक आदमी को खड़ा होना चाहिए वहाँ 4 को खड़ा कर रखा है। मेट्रो में कैसे रोकेंगे सर? क्योंकि आपको लगता है कहीं सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ करेगी? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि भाई जैसे आप कह रहे हो 250 लोग होने चाहिए, अगर उसमें 400 ठूस दिए जाएंगे और वो ट्रैक्स पे चलेगी तो आई थिंक दैट इज, वो आगे जाके दिक्कत कर सकता है। देखिए, मेट्रो में ओवर क्राउडिंग अभी निकट भविष्य में होने का चांस नहीं है, क्योंकि पहले तो हमारा प्रयास रहेगा कि इसमें क्राउडिंग हो, यानी कि जो लोग दूसरे साधनों से जा रहे हैं वो आना शुरू करें, या उनको हम अट्रैक्ट करेंगे, उनको प्रयास करेंगे कि वो इसको उपयोग करना चाहिए। लेकिन किसी न किसी स्टेज पर ऐसी स्थिति आएगी कि इसमें क्राउडिंग होने लग जाएगी। तो उसके लिए हमने काफ़ी उपाय इसके बारे में सोचे गए हैं। जैसे कि फ़िलहाल हम 4 डब्बों की ट्रेन चलाएंगे, लेकिन जो स्टेशन बनाए गए हैं वो इस प्रकार बनाए गए हैं कि उसमें 6 डब्बे की ट्रेन भी उस स्टेशन में एडजस्ट और 8 की जगह 4 मिनट पे चला सकते हैं। जी हाँ, बहुत तरीके तो 4 से 6 डब्बे करेंगे। फ्रीक्वेंसी को हम कम कर सकते हैं। हम 2.5 मिनट, जो हमारा सिस्टम बनाया गया है वो इस प्रकार बनाया गया, अगर 2.5 मिनट में भी एक ट्रेन चले तो ये इसको हर 2.5 मिनट में हम लोग एक ट्रेन निकाल सकते हैं। इस प्रकार का सिग्नलिंग, टेलीकॉम और दूसरी ट्रैक, इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो इस सब के बावजूद फिर भी एक स्टेज ऐसी आ सकती है 20 साल बाद, 15 साल बाद या 25 साल बाद, जहाँ जैसे कि दिल्ली में आज आप देख रहे हैं कि एक ओवर क्राउडिंग होने लग गई है। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर और तब तक और टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी और नए साधन आएंगे, फिर हम उनका सहारा लेंगे। एक बहुत बड़ा जो प्रश्न आज हम लोगों के मन में है वो ये है कि जो अभी आपका सेकंड फेज़ जो मेट्रो का शुरू हो रहा है, जो सांगानेर से और अपना अम्बाबाड़ी वाया MI रोड, अजमेरी गेट, इधर से होता हुआ जाएगा वॉल्ड सिटी के अंदर जी। अजमेरी गेट तक ये ऊपर चलेगा और उसके बाद ये अंडरग्राउंड है। हमारी धरोहर है जी वॉल्ड सिटी। क्या ज़रूरत है वॉल्ड सिटी में मेट्रो की? मेरे को तो समझ नहीं आता। यहाँ से यहाँ चलेंगे 1 किलोमीटर में तो वैसे ही पहुँच जाएंगे जी। मेट्रो की ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक हो, सबसे ज़्यादा भीड़ हो, रेलम पेल हो गाड़ियों की, पार्किंग की समस्या हो और लोग वहाँ पर अपनी गाड़ी से जाने से कतराने लग जाएं। ये तो आपने वर्ल्ड सिटी का डिस्क्रिप्शन दे दिया जी। लेकिन यही उस जगह का डिस्क्रिप्शन है जहाँ मेट्रो सबसे पहले चलनी चाहिए। पूरे वर्ल्ड में एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का कॉन्सेप्ट है कि जो शहर का ऐसा हिस्सा है जहाँ पर उस शहर के हर आदमी का काम पड़ता है। हमारा पुराना शहर है जी। तो हमारा परकोटा वो न केवल विरासत के लिहाज से बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हिसाब से भी एक सेंट्रल पॉइंट है ह्यूमन एक्टिविटी का जयपुर में। लेकिन सर परकोटे में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं, मैं सिर्फ हवा महल और जंतर मंतर का ही नाम नहीं लूँगी क्योंकि इन्हीं के ऊपर FIR आपके जो PIL डाली गई थी कि भाई हमारे इसको रोका जाए काम को। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भी रिपोर्ट्स आई हैं कि भाई ये जो बिल्डिंग्स हैं इनको नुकसान हो सकता है। लेकिन इनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मंदिर हैं सर हमारे यहाँ, तो जिस चीज़ को हाथ लगा वो 100-125 साल पुरानी निकलती है। वो बिल्कुल जर्जर हो रहे हैं हालत में, उनमें दरारें आई हुई है। मेट्रो चलेगी तो सर वो तो खिंड जाएंगे। 4 स्मारक हैं जो इस रूट के आसपास आते हैं। एक हवा महल, एक जंतर मंतर, ईसर लाट और चांदपोल गेट। बिल्कुल। तो इन 4 में से 3 तो ऐसे हैं जो मेट्रो रूट में नहीं आते हैं लेकिन उसके पास में हैं। केवल चांदपोल गेट ऐसा है जिसके नीचे से
मेट्रो जाएगी। हाँ। और चांदपोल गेट की फाउंडेशंस को हमने बाकायदा 2-3 महीने लगाकर और साथ में उसके गड्ढे खोदकर ट्रायल पिट्स बनाकर उसकी जांच की है और उसको पर्याप्त मजबूत पाया गया है। आपके साथ कोई हेरिटेज एक्टिविस्ट भी थे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से भी कोई था इस जी हाँ, हमने एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई हुई है। उसमें जयपुर मेट्रो के अधिकारी, दिल्ली मेट्रो के अधिकारी, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स डिपार्टमेंट के 4 या 5 अधिकारी, अच्छा, और दिल्ली मेट्रो और जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी है वो, इन सब को मिलाकर एक हमने संयुक्त मॉनिटरिंग कमेटी तो बनाई हुई है। चांदपोल अपने इस चांदपोल गेट को कोई जी, उसको कोई खतरा नहीं होगा। ये हमने उसकी फाउंडेशन की जांच करके सुनिश्चित कर लिया है। सर, हवा महल की तो फाउंडेशन ही नहीं है। तो हवा महल, देखिए इन सब के लिए हमने एक एडीबी से, इस प्रोजेक्ट के लिए एडीबी से लोन लिया है, जो चांदपोल से छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ मेट्रो बना रहे हैं। और एडीबी किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट को लोन नहीं देता जिसमें ज़रा सा भी पर्यावरण को या हेरिटेज को नुकसान पहुंचता हो। तो इसलिए हमने करीब 1.5 साल पहले एक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी कराई, जिसमें एक्सपर्ट्स लगाए गए ये देखने के लिए कि इससे कोई मेट्रो को जरा सा भी मेट्रो से जरा सा भी विरासत को या पर्यावरण को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। उसके अंदर वाइब्रेशन की स्टडी की गई कि इससे कितना कंपन होगा, कितने कंपन सुरक्षित स्तर माना जाता है, कितना इससे शोर होगा बनने में या चलने में, वो क्या ह्यूमन बींग्स के नॉर्मल लाइफ में कोई बाधा तो नहीं पहुंचाएगा। ग्राउंड वाटर पे हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज़ की गई कि ग्राउंड वाटर पे कोई इसका दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। वो ये एक अपने यहाँ बालू रेत वाला पॉइंट भी है। जी हाँ, तो बालू रेत में देखिए 2 बातें हैं कि ये बात सही है कि जयपुर की जो सॉइल है वो सॉफ्ट है, इसलिए हमने 40 टेस्ट वेल्स खोदे पूरे रूट पर। अच्छा, उसमें हमें 2 से 3 महीने का समय लगा और एक्चुअल सॉइल क्या है उसके सैंपल्स लिए गए, उनका डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कराया गया। और जो टनल बोरिंग मशीन है उसका रिफर्बिशमेंट इस मिट्टी के हिसाब से किया जा रहा है, जिस पे करीब 20-30 करोड़ रुपया उस मशीन को इस मिट्टी के अनुकूल बनाने पर खर्च होंगे। इसी प्रकार से जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन बन रहा है वो इस मिट्टी की एक्चुअल कंडीशंस के हिसाब से बन रहा है। ये नहीं है कि हमने कोई पठारी क्षेत्र का डिज़ाइन लाके या पठारी क्षेत्र की मशीन लाके उसको सॉफ्ट मिट्टी में चला दिया। तो इस मिट्टी के अनुकूल ही सारी प्लानिंग हो रही है। और वैसे भी जो वाइब्रेशन है वो रॉकी एरिया में ज़्यादा होती है। किसी पत्थर को अगर आप एक सिरे पे उसके कुछ हथौड़ी लगाएं या कुछ में झंझनाहट पैदा करें तो आप देखिए दूर तक जाएगी और ज़्यादा देर तक रहेगी। अगर आप मिट्टी का एक ढेला लें और उसके एक कोने पे आप हथौड़ी लगाएं तो वो कितनी दूर तक जाएगी, तो ये एक आम समझ की बात है। फिर भी इसमें हम बिल्कुल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस के हिसाब से सब काम कर रहे हैं और उसी के हिसाब से, क्योंकि देखिए विरासत को नुकसान होगा या नहीं होगा ये कोई इमोशनल इशू नहीं है, ये कोई कयास का या केवल संदेह के आधार पर आप उसके निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। लेकिन तो ये एक साइंटिफिक इंक्वायरी का सब्जेक्ट है। एक साइंटिफिक वैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर, इंजीनियरिंग मॉडलिंग के आधार पर ये तय किया जाता है कि इससे इस चीज़ को नुकसान होगा या नहीं होगा, हो सकता है या नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। उदाहरण के तौर पर वाइब्रेशन ही आप लीजिए, तो एक नॉर्मल मकान में 5 mm प्रति सेकेंड तक अगर वाइब्रेशन हो तो उसको कोई खतरा नहीं है, उससे ज़्यादा होने पे खतरा हो सकता है। ठीक है। इसी प्रकार से जो जर्जर भवन है या खंडर है उसमें 2.5 mm प्रति सेकेंड से अगर कम है तो कोई खतरे का 1% भी चांस नहीं है। उससे ज़्यादा हो तो खतरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। हमारा जो इसमें कंपन का स्तर है वो 0.68 मैक्सिमम है बस। यस, जो कि मिनिमम स्तर से भी 4-5 गुना कम है। इसलिए बड़े-बड़े बस ट्रक निकलते हैं यही पैदा कर देते हैं। जी हाँ, तो इसलिए हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हेरिटेज को कोई नुकसान नहीं होगा। इस विषय में पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद ही हमने इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया। आपकी बात सुनकर तसल्ली हुई गोयल साहब, क्योंकि ये चिंता हम लोगों को बहुत सता रही थी कि कहीं जो हमारी विरासत है उसको कोई नुकसान नहीं हो जाए। चलिए जी, आपने तो चांदपोल और हवा महल, इसके लिए तो आपके साथ ASI वगैरह वाले थे, लेकिन सर जिन मैं जिक्र कर रही थी वो छोटे छोटे मंदिर और जो छोटे छोटे हैं जिनमें दरारें आई हुई हैं, तो सर उनके तो आप टेस्ट नहीं करेंगे? नहीं, उसका भी हमने टेस्ट किया है। देखिए, सॉइल इन्वेस्टिगेशन के अलावा इस रूट पर चांदपोल से लेके बड़ी चौपड़ तक दोनों तरफ 100 फीट के क्षेत्र में जितने भी मकान हैं, जितने भी दुकान हैं, हर एक का हमने स्टडी किया है। हर एक मकान में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस मकान में 10 दरार हैं। एक तहखाने में है जो इतने आधा mm चौड़ी है, एक उसके पहली मंजिल के फला कमरे में है। ये सब आप हमारे वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो हमने इसका पूरा सर्वे कराकर अपने वेबसाइट पे डाला है। तो मतलब इसका मतलब ये है सर कि मेट्रो शुरू होने के बाद अगर कोई केस करेगी जी दरार आ गई तो वो आप? जी हाँ, तो उसमें सबूत इंटरनेट पे मौजूद है कि पहले क्या पोजीशन थी, बाद में क्या है। अगर कोई उसमें मेट्रो की वजह से होता है
तो उसके लिए निश्चित रूप से हम जिम्मेवार रहेंगे। लेकिन ऐसा कम वाइब्रेशन है तो इतना हो ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर कहीं ज़्यादा दरार है, कोई बिल्कुल जर्जर है, तो उसमें किसी मरम्मत की आवश्यकता पड़ सकती है। वर्ल्ड सिटी वाला ये जो अपना प्रोजेक्ट है, और इसमें कितना समय लगेगा? जो हमारा पहला फेज है मानसरोवर से चांदपोल तक, वो हालांकि करीब 4 वर्ष का समय, 4-4.25 वर्ष का समय लग रहा है, लेकिन फिर भी वो पूरे देश में फास्टेस्ट प्रोजेक्ट है। मैंने भी पढ़ा है अभी मुंबई जयपुर का सबसे फास्ट चला। बिल्कुल। तो अभी मुंबई मेट्रो चालू हुई 8 वर्ष में बनी है, तो इसके बावजूद हम फर्स्ट हैं। इसी प्रकार से उससे जो हमने लेसन्स लिए हैं उसका भी इसमें उपयोग किया जाएगा, और इसको निश्चित रूप से जो निर्धारित समय अवधि है हमारी मार्च 2018 की, मार्च 2018 में इसको चालू किया जाएगा। अब कंस्ट्रक्शन के दौरान कुछ असुविधाएं होना, देखिए जी, वो तो कोई आपकी जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि मेट्रो का जब पूरा फायदा हम लोग उठाएंगे तो थोड़ी तकलीफ भी हमें उठानी पड़ेगी। लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तकलीफ को मिनिमाइज किया जाए। उदाहरण के तौर पर स्टेशन जो छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ पर बनेंगे उसमें करीब 3 साल का समय लगेगा, 3 से 3.5 साल का। लेकिन हमने उसकी प्लानिंग इस प्रकार से की है कि जो बाजार हैं उसमें ट्रैफिक का डाइवर्जन केवल 6 महीने तक रहे, बाकी काम हम बिना ट्रैफिक डाइवर्ट किए अंदर ही अंदर करेंगे। थोड़ा सा एक कंसर्न और ये भी आता है कि जैसे आपने कहा, चलिए मेट्रो चलने की सेफ्टी एक अलग बात है, लेकिन मेट्रो साइट्स पे जो एक्सीडेंट्स हुए हैं पिछले 3-4 साल में, सर उन्होंने भी कहीं ना कहीं डरा दिया है। इसके ऊपर भी आप ध्यान दे रहे हैं कि अब जब हमारा ये चांदपोल एरिया में अपना काम शुरू होगा तो वहाँ पर अब कम से कम मेट्रो साइट्स की भी इंटरनल सेफ्टी पे भी ध्यान दिया जाए, जिससे कि आपके वर्कर्स भी सेफ रहें और राह में चलने वाले भी। इसमें जो मैंने बताया अभी, जो हमने इसका टेंडर किया चांदपोल से बड़ी चौपड़ का, तो एक ताइवान की कंपनी को जो पूरे वर्ल्ड में इस प्रकार के कामों में उसको काफ़ी अनुभव है, उसको इंगेज किया गया है। अच्छा। और एक शी मैनुअल, सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, एक डिटेल्ड मैनुअल हमने बनाया है, हमारी वेबसाइट पर भी डाला है, और वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है कि उसको अपने लेबर के लिए और आसपास के लोगों की सेफ्टी के लिए क्या क्या इंतजाम करने हैं, ये सब उसमें निश्चित है। और हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि न केवल जनता की बल्कि जो मजदूर, जो लेबर, जो ऑफिसर्स इसमें काम कर रहे हैं, सब सुरक्षित रहने चाहिए। वो सुरक्षित रहे। सीतापुरा अंबाबाड़ी का इलाका, आप लोगों ने वहाँ वाली मेट्रो पहले क्यों नहीं बनाई? क्या लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम्स जयपुर मेट्रो की अभी तक सॉल्व नहीं हुई है? ये हम आपसे जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। वर्ल्ड सिटी पहले क्यों छेड़ी? सीतापुरा बना लेते सर, अंबाबाड़ी बना लेते, या वहाँ पे लैंड एक्विजिशन वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही? नहीं, देखिए, इस जो पहला फेज, इसके 2 फेज हैं। जयपुर मेट्रो 2 फेज में बनेगी। तो पहला फेज जो चालू किया गया वो मानसरोवर से चांदपोल किया गया, तो उसका एक लॉजिकल एक्सटेंशन है चांदपोल से बड़ी चौपड़। इसमें जो ट्रैफिक स्टडी हमने कराई थी उसमें ये निकल कर आया था कि आधी सवारियाँ तो मिलेंगी छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ से, और आधी मिलेंगी बाकी पूरे रूट से। अच्छा। तो अगर आप ये माने कि 2 लाख लोग प्रतिदिन मेट्रो में सफ़र करेंगे, तो उसमें से करीब 1 लाख छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ स्टेशन पर या तो चढ़ेंगे या उतरेंगे, और बाकी के जो हमारे 9 स्टेशन हैं, मानसरोवर से न्यू आतिश मार्केट, श्याम नगर, रामनगर, सिंधी कैंप, इन सब चांदपोल तक, तो 1 लाख उसमें से चढ़ेंगे या तो इट मेक सेंस कि इसको पहले करें। क्योंकि आज के दिन जो मुख्य समस्या है लोगों की वो ये है कि हम वर्ल्ड सिटी में जा नहीं सकते हैं, वहाँ खरीदारी नहीं कर सकते हैं, वहाँ गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, तो उसके बने बिना मेट्रो प्रोजेक्ट बिल्कुल मतलब बेमानी है। तो इसलिए इसको यहाँ बनाया जा रहा है, और जो इन्वेस्टमेंट हो चुका है उसका भी लाभ मिल सके, इसलिए इसको यहाँ बनाया जा रहा है। और जो टूरिस्ट हैं, जो स्थानीय लोग हैं, पूरे शहर के लोग किसी न किसी कारण से वर्ल्ड सिटी में आना चाहते हैं। ये प्रश्न आज भी उठता है कि क्या जयपुर को वाकई मेट्रो की ज़रूरत थी? इसलिए तो नहीं किया क्योंकि एक चुनाव आ रहे थे और डिक्लेरेशन से होके हो सकता है कि पिछली जो सरकार थी वो मेट्रो की गाड़ी में बैठ के इस बार भी सरकार बना लेती। भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए गए हैं। आपको क्या लगता है? मैं मेट्रो की शुरुआत से तो इससे जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन अब करीब 2.5 साल से इसके काम को देख रहा हूँ, और मेरिट्स पर जयपुर में मेट्रो की आवश्यकता है। पूरे देश में 10 ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी 30 लाख से ज़्यादा है। जयपुर उन 10 शहरों में से एक है। वो दिन दूर नहीं जब ये 40 लाख 50 लाख हो जाएगी, और मेट्रो बनाने में, उसकी आदत पड़ने में 10 साल का समय लग जाता है। तो मेट्रो एक दूरगामी प्रोजेक्ट है, उसको आपको इमीडिएट
नफ़ा नुकसान की बजाय एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के रूप में उसको देखना चाहिए। उसी रूप में हम इसको एग्जीक्यूट जब दिल्ली में शुरू हुआ था तब भी प्रश्न उठे थे जी, और आज ऐसे लगता है कि शायद बिना मेट्रो के दिल्ली चल ही नहीं पाती। अब तो जयपुर से भी छोटे शहर हैं, कोची है, नागपुर है, उनमें भी मेट्रो की शुरुआत हो रही है। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें सरकार पर ये इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता कि आप समय से पीछे चल रहे हैं। सही बात है, आप बिल्कुल समय की मांग के अकॉर्डिंग चलने लग रहे हैं। जयपुर के लोगों की ही बात कर रही हूँ फिलहाल, तो बहुत अच्छे हैं जी, बहुत मिलनसार हैं, अपने हम विरासत पे हमें बहुत गर्व है, दूसरों से बहुत प्यार से रहते हैं, बहुत अच्छी भाषा है। लेकिन हम सफाई रखने में थोड़े से कच्चे हैं, ये भी एक सत्य है। आपको लगता है कि मेट्रो की एक बहुत बड़ा रीज़न है उसका क्लीनलीनेस, जो एक नीट एंड क्लीन लुक आता है जब हम दिल्ली मेट्रो जाते हैं? क्या हम जयपुर की जनता अपनी मेट्रो को उस शान और शौकत में रखेंगे? जी बिल्कुल, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं। दिल्ली मेट्रो का अनुभव भी हमारे सामने है। और दिल्ली मेट्रो क्यों, आप यहीं का अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले साल सितंबर 2013 में ट्रायल रन हुआ था। तो हमने 1.5 दिन के लिए आम जनता के लिए ट्रेन को खोला था कि कोई भी व्यक्ति मानसरोवर स्टेशन आ सकता है, ट्रेन में चल के घूम के बैठ के देख सकता है, फोटो खिंचवा सकता है। तो करीब 30,000 लोग 1.5 दिन में आए थे, बच्चे छोटे बड़े सब लोग देखने आए। और उनमें से किसी ने भी एक तिनका भी, एक कागज़ का टुकड़ा भी वहाँ पर नहीं फेंका, किसी ने अपना नाम लिखने की कोशिश नहीं की। हालांकि हम उस पर जागरूक थे, लेकिन कोई ऐसा वाक़ा भी नहीं हुआ कि हमें किसी को रोकना पड़ा हो कि नहीं इस पर अपना नाम मत लिखो। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसा हम एक स्वच्छ वातावरण देखते हैं तो हम उसको स्वच्छ बनाए रखने के लिए कैपेबल हैं। और इस मायने में मेट्रो एक कल्चरल रेवोल्यूशन होगी कि जिससे कि लोगों की जो अंदरूनी स्वच्छता की जो उनकी एक भावना है, मांग है, वो पूरी होगी और उसके हिसाब से उनका पूरा जो आचरण है उसमें परिवर्तन आएगा, सुखद परिवर्तन आएगा। बहुत ही अच्छी सोच के साथ कि मेट्रो इज नॉट अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अ कल्चरल रेवोल्यूशन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गोयल साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए। धन्यवाद। तो ये थे निहाल चंद गोयल जी। हम जल्दी आपके बीच दोबारा होंगे, तब तक जय हिंद।